बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये भी आपसे अपेक्षा है हमारी। और जैसा समय चल रहा है, वातावरण चल रहा है, उसके लिए आवश्यक भी है उस दृष्टि से कि आप स्वयं भी पढ़ते रहें और जो भी मदद आपको जहाँ से भी मिल रही है उसका उपयोग करें और अपनी पढ़ाई को, अपने शैक्षिक स्तर को दिन प्रतिदिन बेहतर करते रहें। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में परीक्षाएं होंगी, यह स्पष्ट है। लेकिन आने वाले समय में क्लासेस कब चलेंगी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ से जो कुछ मिल रहा है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, समेट लीजिए और अपने ज्ञानवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जहाँ से भी जो चीज़ें समझ में आए, मिल सके, तैयार रहिए आप लेने के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसको सिविक्स कहते हैं 10th स्टैंडर्ड में, आगे जाके ये राजनीति विज्ञान बन जाता है। अभी नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र का मतलब नागरिक यानी जो इंसान है, नागरिक है, उसका शस्त्र, हथियार। तो इसके अंतर्गत पूरे चैप्टर में हम हमेशा यही पढ़ते चले आए हैं कि जो मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन के जो राइट्स हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे उनको उनके अधिकारों से लैस कराया जा सकता है, उनको दिलाया जा सकता है, कैसे अधिकारों के हनन पर वो आवाज उठा सकते हैं और कहा जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग निरंतर देखते आए हैं। इसका नाम ही है नागरिक शास्त्र, यानी कि नागरिक का हथियार। तो 5 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े। अभी ये हमारा 6ठा चैप्टर है और 6ठे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मैं फर्स्ट वीडियो डालता हूं तो पहले वीडियो में उस चैप्टर के अंतर्गत जो कुछ भी हमको पढ़ना होता है उसको सबकी हम एक लिस्टिंग कर लेते हैं और फिर बाद में एक एक करके टॉपिक उठा के डिफाइन करते हुए चलते हैं। यही एक सबसे बेहतर तरीका है। होता है क्या है कि जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखा, उसके बाद सारे चैप्टर को देख लिया और सारे चैप्टर के बाद अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं और फर्स्ट वीडियो को ही देख लें तो आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए पहला वीडियो जो होता है उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी उसमें पॉइंट आउट किया गया उसको नोट कर लेना चाहिए। और आने वाले समय में जब आपकी क्लास का पूरा चैप्टर क्लास में पूरा हो जाए, वीडियो से पूरा हो जाए, तो आप फर्स्ट वीडियो पे फिर से वापस आ जाइए, फर्स्ट वीडियो को फिर से देख लीजिए और उसके बाद में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो बिखरा इधर उधर पढ़ा है, वो सारा एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो रिवीजन के टाइम आप केवल अगर फर्स्ट वीडियो से रिवीजन करते हैं तब भी आप 20 से 30% रिवाइज कर ही जाते हैं पूरे चैप्टर का, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो होता है चैप्टर का, इसमें मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि एक कॉन्सेप्ट मिल जाए आपको। जब वो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो आगे आना आसान हो जाता है। तो आइए, चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, इसका क्या मतलब है? सिंपल सा, दल क्या होता है इसको समझते हैं। दल ये होता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया लोगों का समूह, लोगों का समूह। ठीक, क्या होता है? दल। अब जब हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बना रहे हैं तो ये हो गया राजनीतिक दल या राजनीतिक हो गया। अब राजनीतिक का मतलब क्या है? सिंपल सा समझिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। भाई, लोकतंत्र की पहली शर्त यही है कि देश में जो शासन व्यवस्था चलाएगा वो जनता के द्वारा चुना गया होगा, यानी चुनाव होता है। अब ये चुनाव ग्रामीण स्तर पर तो स्वतंत्र रूप से लड़ा जा सकता है, स्वतंत्र रूप से आप ग्रामीण स्तर पर लड़ सकते हैं। जैसे ग्राम प्रधान, इसमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ग्राम प्रधान। यहां तक कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष तक का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप राज्य व केंद्र सरकार, राज्य या केंद्र की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपको सरकार बनानी होती है।
और सरकार वही बना सकता है जो समूह में हो। जैसे मान लीजिए 40 सांसद हैं, किसी एक पार्लियामेंट के कुल सांसदों की संख्या 40 है। अब इसमें हर सांसद अलग अलग सरकार तो बना नहीं सकता, तो ऐसे में क्या होगा कि ये एक साथ आएंगे, ठीक, एक साथ आएंगे और आधे से अधिक जिसके साथ होंगे वो सरकार बनाएगा। ये कहते हैं इसको बहुमत। बहुमत, ठीक। अब देखिए चुनाव हो गया, लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है। ग्रामीण स्तर पर जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें बिना किसी पार्टी के आप चुनाव लड़ सकते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर। चुनाव का इसमें भी लोकसभा और विधानसभा में भी लड़ सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर सरकार नहीं बना सकते। आपको विधायक या सांसदों का समूह इकट्ठा करना पड़ेगा और वह विधायक या सांसद जो समूह इकट्ठा होता है उसका जुड़ाव का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जो कारण होता है वो होती है पार्टी, ठीक। तो सामान्य से शब्दों में अगर आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे तो यही होगा कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं और चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए लोग समूह बना लेते हैं, लोग समूह बनाते हैं और ये जो समूह होते हैं यही राजनीतिक दल कहलाते हैं, ठीक। क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो आसान भाषा में इतना तो समझेंगे हम लोग कि राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक कार्यों के लिए लोगों के द्वारा बनाया गया समूह राजनीतिक दल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिंपल। अब ये तो राजनीतिक दल की बात हो गई इतनी सी। अब यहां हम देखते हैं भारत में राजनीतिक दल हो गया। अभी एक शब्द आया था बहुमत, बहुमत या पूर्ण बहुमत, ठीक। मान लीजिए कुल सदस्यों की संख्या 100 है संसद में, ठीक। इसमें 3 पार्टियां लड़ रही है चुनाव, 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक को मिले 40, एक को 40 सीटें मिली, दूसरे को 30 और तीसरे को भी 30। अब अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए पार्टी ए थी, ये पार्टी बी थी, ये पार्टी सी थी, 3 पार्टियां थी, हो गया। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें किसके पास, इनके पास। तो एक तरह से बहुमत किसके पास है, बहुत सारे मत किसके पास है, इनके पास। लेकिन अगर ये दोनों एक हो जाएं, यानी बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ए बराबर 40, ठीक। ये तो है, तब ये ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। यही होता है, ये है बहुमत। इनको बहुमत तो प्राप्त है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है। पूर्ण बहुमत क्या होता है, जब 100 सीटें थी और 100 सीटें में 51 ए को मिल जाती और 49 मिलती इन दोनों को, ठीक। यानी जब दोनों एक होकर भी इनसे कम रह जाएं तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है। यानी अब इनके सरकार बनाने में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता, चाहे ये दोनों जुड़ जाए और चाहे अलग रहे, ठीक। ये हो जाता है पूर्ण बहुमत। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है, हम उनको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसको एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। इसमें जो भी 7-8 वीडियो बनेंगी, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है और अच्छा भी है, जरूरी भी है। वर्तमान परिदृश्य की दृष्टि से, वर्तमान समय की दृष्टि से आवश्यक भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान हमारा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है, टेलीविजन, सोशल मीडिया या अखबार, इन सब का जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी तीव्र गति से प्रचार प्रसार हुआ है, वैसे हम लोग सोसाइटी से और सरकार से इंटरकनेक्ट होते जा रहे हैं बड़े स्तर पर, ठीक है। तो हम लोग ये जो मुद्दा है उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा
राजनीतिक दलों की आवश्यकता। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट होगा कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों है। ठीक, फिर राजनीतिक दल का अर्थ, तो राजनीतिक दल का अर्थ, ठीक, यानी इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसको हम लोग डिटेल में यहां पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आएगा राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व। तत्व मतलब कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि लोगों का होना, ठीक, या फिर सरकार से मान्यता या निर्वाचन आयोग से मान्यता, चुनाव आयोग से मान्यता, ये सारी चीजें जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं बनने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक, राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित होने के लिए, राज्य दल के रूप में या क्षेत्रीय दल के रूप में घोषित होने के लिए जो भी इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको सबको हम लोग पढ़ेंगे। फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, अगला आएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, यानी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें क्या इनका महत्व है। इसके बाद आता है दृढ़ दल प्रणाली के विभिन्न प्रकार। दल प्रणाली के विभिन्न प्रकार, ठीक, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो दलीय व्यवस्था है उसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है। जैसे क्षेत्रीय दल हो गया, राष्ट्रीय दल हो गया, और कुछ ऐसे संगठन हो जाते हैं जो वैश्विक स्तर पे हो जाते हैं, जैसे मानव अधिकार को लेकर मानवाधिकार आयोग है, वो पूरे विश्व में काम करता है मानव के अधिकारों के लिए, जो ह्यूमन है उनके राइट्स के लिए, तो ऐसे हम देखेंगे इनका। फिर आगे राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के कार्य, ठीक, इनके कार्य कौन से होते हैं, कौन से कार्यों को करते हैं इसको देखेंगे। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के गुण और दोष, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के गुण और दोष, ठीक, राजनीतिक दलों में भाई होता भी है, भाई संगठन में सरकार बनाने के लिए दलों की खरीद फरोख्त हो जाती है, या दलीय निष्ठा को लेकर कई बार विद्रोह हो जाता है, युद्ध हो जाता, संघर्ष की स्थिति हो जाती है, बहुत सारी हत्याएं हो जाती है, राजनीतिक हत्याएं, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद हम आते हैं भारत में दलीय व्यवस्था है कैसी। भारत में दलीय व्यवस्था, ठीक, ये हो जाता है 8वां पॉइंट हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था। फिर राजनीतिक दल की जरूरत, ठीक, राजनीतिक दलों की आवश्यकता, और यहाँ पर यही फिर से रिपीट होगा हमारा, इसको यहाँ पर और डिटेल में देखेंगे, ये तो शॉर्ट में होगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर और डिटेल में हो जाएगा। राजनीतिक दलों की जरूरत, ठीक, राजनीतिक दलों की जरूरत। और उसके बाद में आता है राजनीतिक दलों की संख्या, यानी अब हम आ गए भारत में पूरी तरह से राजनीतिक दलों की संख्या क्या है, सिंबल्स क्या है, किस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, किसके मोटिव क्या है, किसके उद्देश्य क्या है, और जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं उन्होंने अपने आप को स्टैंड करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, ठीक। तो अब आ जाता है हमारा टॉपिक राजनीतिक दलों की संख्या। दलों की संख्या भारत में, अब इसमें हम देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों की संख्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण हो गए, और फिर जो केंद्रीय दल या राष्ट्रीय दल हैं उसको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, ठीक। अब देखिए हमने देखा राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, संख्या क्या है, और फिर यहाँ के जो प्रमुख हैं, इसमें तो हम देख लेंगे सबको सरफेस पे एक तरफ से,
फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जैसे आपके बीजेपी हो गया, ठीक, कांग्रेस हो गई, ठीक, फिर स्टेट में देखें तो सपा, बसपा, बहुत सारे हैं। पंजाब में चले जाइए अकाली दल मिल जाएगा, AIDMK मिल जाएगा, ठीक, बहुत सारे हैं। और फिर कम्युनिस्ट हैं, दक्षिण भारत के कम्युनिस्ट दल हैं, और पंजाब में हो गया या प्रकाश सिंह बादल का हो गया। तो इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें जो भी महत्वपूर्ण होंगे। और वैसे सामान्यतः उत्तर प्रदेश की नजरिए से तो ये 4 महत्वपूर्ण हैं, और फिर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाता है कांग्रेस और ये, तो इसको कहते हैं NDA, ठीक, NDA, और ये हो जाता है UPA। होता क्या है, इसके ये जो है इनके कुछ घटक दल होते हैं। घटक दल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी है ये या ये, कोई भी बड़ी पार्टी है, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये कुछ सीटों पर वहां के क्षेत्रीय दलों से समझौता कर लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने वहां पर देखा कि SPA एक दल है, कहां पर, दक्षिण भारत में, तो इन्होंने कहा ठीक है दक्षिण भारत में मैं 5 सीटें नहीं लड़ूंगा, वहां पर आप लड़िए, और कांग्रेस सामने लड़ रही है, कोई बात नहीं आप लड़ लीजिए। तो ये क्या हो गया, इनके घटक दल हो गए, ऐसे इनके घटक दल होते हैं। तो इस कलेक्टिव फॉर्म को इन घटक दलों के साथ जब इनको कहेंगे तो वो कहेंगे NDA और UPA, और व्यक्तिगत तौर पर ये बीजेपी और कांग्रेस, ठीक, इस तरह से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम राजनीतिक दलों की, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। फिर लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका, ठीक, यानी जो डेमोक्रेसी है, मान लीजिए एक दल ने अपनी सरकार बना ली और जो चुनाव हार गया है, जो लूज कर गया है, वो क्या करेगा, वही लोकसभा में या विधानसभा में विपक्ष के तौर पर बैठेगा। चुनाव तो वो भी जीते हैं, लोकसभा में बैठने का हक उनके पास भी है, नहीं ज्यादा सीटों पे जीते हैं, कम पे जीते हैं, तो जो जीते हैं उनको बैठने का अधिकार है। तो वो क्या करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, और विपक्ष में बैठकर ये जो कार्यवाही चल रही है संसद की, उसमें उनका हस्तक्षेप होगा, योगदान होगा, कि जब गलत हो रहा है तो उसका विरोध करेंगे, और जब सही होगा तो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मानसिकता ये बन जाती है, विपक्ष का मतलब विरोध करना, दुश्मनी ले लेना, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष का मतलब होता है पक्ष, विपक्ष। तो आप गलत कर रहे हैं तो आपको वो सही मार्ग दिखाएं, अगर आप सही कर रहे हैं तो आपके साथ खड़े हों। लेकिन विरोध का मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध, चाहे वो आप सही करें और चाहे गलत करें, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की भूमिका के बाद राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। भाई दल है तो उसके लिए क्या होगा, कोई उससे बड़ा दल है, कोई छोटा दल है, तो इसके लिए क्या चुनौतियां होती हैं अपने आप को स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए समाज में, और अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने में इनको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम उन सारी चीजों को इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। और इसके बाद आएगा कि राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। इस पूरे चैप्टर में ये हो गया पार्ट 6, पार्ट 1, ठीक। ये क्या है, नागरिक शास्त्र, कक्षा 10। इस तरह से अगर आप देखिए तो ये राजनीतिक दल चैप्टर है, जो पार्ट है आपका छठा, कक्षा 10 नागरिक शास्त्र का पार्ट 1 वीडियो जो है, इसमें आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता किसी भी देश के लिए या वैश्विक स्तर पर या कहीं पर भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, क्या आवश्यकता है इनकी। फिर राजनीतिक दलों का अर्थ, यानी इनके बारे में हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, ये क्यों है, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। फिर राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व,
आवश्यक तत्व कैसे, जैसे एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, कहाँ बनाएंगे, हवा में तो बनाएंगे नहीं ना, समुद्र में बनाएंगे। दल बनाएंगे तो एक जनसंख्या का क्षेत्र होना चाहिए, उसमें बनाएंगे, उसमें से कुछ पदाधिकारी होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे, कुछ इनके प्रचारक होंगे। इस तरह से ये सारे क्या है, इनके तत्व हो जाते हैं। फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, इनकी वैल्यू क्या है, इनका महत्व क्या है। फिर दल प्रणाली के विभिन्न प्रकार, दलीय व्यवस्था होती है, इसके प्रकार अलग अलग होते हैं, उनको देखेंगे। फिर राजनीतिक दल के कार्य, इनके जो कार्य हैं वो देखेंगे। फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के गुण दोष, यानी इनकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, इनके अंदर क्या कमियां होती हैं और इनके क्या लाभ होते हैं। फिर भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है, दलीय व्यवस्था है कि नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है, इसको देखेंगे। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल भारत में हैं। फिर राजनीतिक दलों की जरूरत, इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फिर राजनीतिक दलों की संख्या, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या क्या है, और फिर इसमें से जो कुछ प्रमुख हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से हैं, उनको हम लोग यहाँ से देखेंगे। फिर लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका, में दल हो गए पक्ष में और विपक्ष में, जो हारता है, जो पराजित हो जाता है दल, उसकी क्या भूमिका रहती है डेमोक्रेसी सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। फिर राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में, स्टैंड करने में, सोशल वर्क के लिए जो भी आगे आते हैं। फिर राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव, अब इसके अंतर्गत कुछ सुझाव जो संगठनों के द्वारा दिए गए हैं, कुछ लोगों के द्वारा दिए गए हैं, कुछ पुस्तक जो है आपको उसके निर्माता के द्वारा दिए गए हैं, और कुछ सुझाव आप लोग भी देंगे, जो इसमें प्रैक्टिकल की तरह हम लोग देखेंगे कि अगर दल है उसमें आपको क्या कमी नजर आती है, क्या सुझाव होना चाहिए, आप रिटर्न में आप लोग देंगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे हम आने वाले पार्ट में, पार्ट 2, वो आपको इससे पहले टॉपिक से, और हो सकता है इससे 2 टॉपिक से आपको कनेक्ट कराए। तो अगर हम देखेंगे 14 बाइट में, यानी हम लोग 7 दिन में 7 वीडियोस में इसको देखेंगे। अभी फिलहाल बाकी आगे बढ़ जाए तो वो बात की बात है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।